Good morning, students. Today, our main objective is to continue with the properties of transition elements. We have studied about some of the properties of transition elements, and today we are going to continue with the same. So, first of all, in today's lecture, I will tell you why transition elements form complex compounds. You have studied in 9th chapter also, coordination chemistry also, about complex compounds. Complex compounds are also called coordination compounds, in which ligands donate electron pairs to the central metal atom so as to form dative bond. In that chapter also we have done this question. However, in that chapter, today we will again learn about the cause of formation of complex compounds. So students, transition metal ions, they form a large number of compounds. You have seen many examples. जिंक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा हमने, देन कॉपर के पढ़े, क्रोमियम के पढ़े, मैंगनीज के पढ़े, आयरन के पढ़े. तो वो सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? रीजन, दीज 3 रीजंस आती है. स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस. मेटल आयंस के साइज स्मॉल होते हैं क्योंकि जब भी हम लेफ्ट राइट चलते हैं डी ब्लॉक के अंदर तो मेटल्स के साइज स्मॉल होते जाते हैं, और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे, साइजेस और भी स्मॉल होंगे. दूसरा पॉइंट है उनकी आयोनिक चार्जेस ज्यादा होना. आयोनिक चार्जेस ज्यादा कैसे होते हैं? दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो. हाई चार्ज बाय मास रेशियो मीन्स कि अगर हम एलिमेंट सेम रखते हैं और चार्ज ज्यादा कर देते हैं, और या फिर एटम छोटा भी रख के चार्ज ज्यादा कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं हाई चार्ज बाय मास रेशियो. देन इतने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है, सो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. और यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने लिखा है. ये CN साइनाइड आयन एक्ट एज लाइगेंड और डोनर एटम बिकॉज दे डोनेट electron pair to central metal ion. Then central metal atom or ion, they act as what? They are electron pair acceptor. और दोनों ने मिलके क्या बनाया? एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया. एज अ रिजल्ट विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. नाउ we will study about next property, and that is regarding interstitial compounds. What are interstitial compounds? Interstitial compounds are those, ये बनाए कैसे जाते हैं? जिनमें मेटल एटम है, उनमें थोड़ी थोड़ी जगह खाली होती है. उस खाली जगह में छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन एटसेट्रा आके वो क्या करते हैं? वहां आके उस खाली जगह में फिलिंग ले लेते हैं. एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेंगे? वो सारी वेकेंट स्पेसेस, या फिर हम जिनको वॉइड्स बोलते हैं या इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, वो सारी की सारी फिल हो जाती हैं. क्योंकि उनको इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं, सो ओनली वी से दैट वी गेट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. These are non-stoichiometric compounds. Why? What are non-stoichiometric compounds? Non-stoichiometric compounds are those in which ratio of cation and anion varies. Varies means, और varies किस में करेंगे? जिसमें मेटल अपने एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उसमें केटाइन और एनाइन की रेशो वेरी करती है, इसीलिए उनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल Fe3H. ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जब भी सारी वेकेंट स्पेस हमने कवर कर दी छोटे एलिमेंट्स के साथ, और ये सिर्फ इनका साइज पीरियोडिक टेबल में चारों का सबसे छोटा होता है, इस वजह से इन चारों के ही हम नाम लिखते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने में. वो हार्ड भी होते हैं, ये कंपाउंड जो बनते हैं हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्टील. देन उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं. देन दे आर इनर्ट, यानी कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. हार्ड होके उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वी कॉल के वो इनर्ट होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलॉय फॉर्मेशन. तो हमने
पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज। व्हाई? एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, लेकिन दोनों नॉन मेटल नहीं हो सकती हैं। और वो क्यों बनाती हैं, अब इस बात पे आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइजेस, हमने सेंटर में हमने जब साइजेस का कॉन्सेप्ट किया था और कहा था कि साइजेस सिमिलर होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के, और इसीलिए किसी क्रिस्टल लैटिस में एक मेटल के एटम दूसरी मेटल के एटम को बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो एटम्स ऑफ वन मेटल कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय एटम्स ऑफ अनदर ट्रांजिशन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल फेरस एलॉयज। फेरस एलॉयज वो होंगी जिनमें एक एलिमेंट आयरन जरूर होगा, बाकी चेंजेस आ सकती हैं। स्टील में भी होता है आयरन। देन ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का मिक्सचर। एल्निको, आयरन निकल एल्यूमिनियम का मिक्सचर। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एलॉयज बनते हैं वो हार्ड होती हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू क्रोजन, उनको क्रोजन नहीं होता है। इसीलिए हम जितने स्टील के बर्तन खरीदते हैं उनमें नो डाउट आयरन होता है, लेकिन ड्यू टू अनदर मेटल्स उसको कभी, हम स्टील के बर्तनों को अक्सर घर में यूज करते हैं, उनको कभी क्रोजन नहीं होता है। देन दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम चल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, कलर्ड आयंस कैसे बनने हैं? बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट होते हैं, दोनों स्टेट्स में, सॉलिड स्टेट में भी एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑल्सो। और इनका जो कलर होता है इट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डीसब्शन। इनकम्प्लीट डीसब्शन की वजह से कलर आता है। कैसे? जैसे ही लाइगेंड्स जो है मेटल आयंस को अप्रोच करते हैं, उनका डी ऑर्बिटल वो डिजनरेट नहीं रहता, उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं रहती है। लाइगेंड के आने की वजह से उनकी जो एनर्जी है वो सारे डिजनरेसी खत्म हो जाती है और इट स्प्लिट इनटू टू सेट्स ऑफ एनर्जीज। हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था। और वो दो सेट ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं? T2G एंड EG। EG में दो ऑर्बिटल आते हैं डी के, dx² - y² एंड dz², और इसमें तीन आते हैं, विच वन? dxy, dyz एंड dxz। इन दोनों ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा नॉट, और इट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और हमने ये भी पढ़ा था फिर वहां पे पेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो अगर पेयरिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन की डबल फिलिंग है, पेयरिंग नीचे से स्टार्ट हो जाएगी, और अगर पेयरिंग नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेपरेटेड, अनपेयर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन की टर्न EG में आ जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में डी ऑर्बिटल, जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल हैं, उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है एंड दे स्प्लिट इनटू टू सेट्स ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स T2G एंड EG। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर तक जाने की टेंडेंसी रख सकता है। कब रखेगा? जैसे ही वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। जब हम ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर कोई व्हाइट लाइट फेंकेंगे तो वो उस व्हाइट लाइट में से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एज ए रिजल्ट उसका जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है उसको क्या मिलेगी? उसकी एक्साइटेशन होगी क्योंकि उसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की, और एज ए रिजल्ट वो लोअर एनर्जी लेवल से उठ के हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। और जो कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बदले में बाद में होता क्या है? ट्रांसमिटेड कलर। जो ट्रांसमिटेड कलर है वही हमें ऑब्जर्व होता है उस कंपाउंड का। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई सब्सटेंस रेड लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो उसका ट्रांसमिटेड कलर जो कि ग्रीनिश, जो वेवलेंथ ग्रीनिश ब्लू में होगी वो हमें नजर आएंगे, और वो कंपाउंड्स ग्रीनिश ब्लू कलर के नजर आएंगे, जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव की सॉल्ट्स हमें ब्लू क्यों नजर आते हैं? कभी भी ये क्वेश्चन आए
तो उसका रीजन ये है कि बिकॉज दे एब्जॉर्ब रेड वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट। वो वाइट लाइट का रेड कलर एब्जॉर्ब करते हैं और उसका ट्रांसमिटेड कलर ब्लू होता है। अनदर एग्जाम्पल, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, ये पर्पल क्यों होता है? दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वाई दिस कंपाउंड इज पर्पल? इट इज अगेन ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग, जिसमें टाइटेनियम विद D1 कॉन्फ़िगरेशन, हमें कैसे पता है? आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हो। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो दिस इज D1 सिस्टम। D1 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? T2g में। ऑब्वियस है, ऊपर को एनर्जी इंक्रीज कर रही है और पहले इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल में होगा T2g में, और जैसे ही इसने एब्जॉर्प्शन किया येलो वेवलेंथ का, येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ येलो वेवलेंथ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाता है। और स्टूडेंट्स एक यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे एक चीज और बतानी आपको रह गई है। जो टाइटेनियम है उसका 22 एटॉमिक नंबर है, यहां पे 2 आएगा, लेकिन ये जो टाइटेनियम इस कंपाउंड में है, फिर हमें इसका फाइंड आउट करना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? से ये 0 × 6 0 = +3, तो आपने +3 की फॉर्म में पहले निकालना और फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो पहले S में से इलेक्ट्रॉन निकालने, यहाँ पे 4s 0 और 3d 1 होगा। अब इस D1 का इलेक्ट्रॉन 1, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बीच में आपने यूज करना है। और जैसे ही येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और किस एनर्जी लेवल में चला गया? Eg में। T2g से उठ के Eg में चला गया, और इसी वजह से इसका येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज पर्पल, सो दिस कंपाउंड लुक्स पर्पल। देन बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, स्कैंडियम 3 4 पॉजिटिव है, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, ये कलरलेस क्यों है? बहुत ही सिंपल रीजन है, आई जस्ट टेल यू। हमने कहा टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, यहीं से देखते हैं, हमने टाइटेनियम का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अगर मुझे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव बनाना था तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। अगर टाइटेनियम 4 पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे इसमें से। 2 यहां से निकालेंगे पहले S में से और 2 D में से, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन आगे सेम। 4s 0 हो गया और 3d भी 0। जब D में 0 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इट मीन्स वो सारे सब्सटेंसेस जिनमें D में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, 0 हो या 10 हो, वो सारे सिस्टम कलरलेस होते हैं। वो सारे सिस्टम कलरलेस होंगे जिनमें D में 0 होगा या D में 10 होगा। जैसे कि आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के। जैसे कि जिंक 2 पॉजिटिव, वो भी D10 सिस्टम है, और उसका D10 सिस्टम होने की वजह से कोई कलर नहीं होता, और इसीलिए जिंक के सॉल्ट व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, कौन से व्हाइट, कौन से कलर्ड, क्यों कलर्ड, तो निकाल के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? 2 रीजन बताने जा रही हूं, और बिल्कुल शॉर्ट में है दोनों रीजंस, दोनों ही आपको लिखने हैं। बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। वो सारे एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, और इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अनदर रीजन, सेकेंड रीजन इज व्हाट, यानी कि ये सारे कंपाउंड दे कैन प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया। ग्रेटर सरफेस एरिया, तो वो बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोड्यूस करते हैं। उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, अगर ज्यादा होगा, फ्री वैलेंसेस ज्यादा होंगी, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ज्यादा एरिया पे लग सकता है, और जो रिएक्शन होगा वो फास्ट हो जाएगा। तो कैटालिस्ट में एग्जाम्पल्स V2O5 कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हमने किया P ब्लॉक में। मैंगानीज डाइऑक्साइड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 जब भी टूटता है डिकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन बनाता है, और इस रिएक्शन को के अंदर मैंगानीज डाइऑक्साइड करेंगे तो ये डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन फास्ट होगी। देन हमने हेबर्ट्स प्रोसेस पढ़ा था, अमोनिया का प्रिपरेशन, नाइट्रोजन, हेबर्ट्स प्रोसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके
अमोनिया बनाता है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से हम बैलेंस भी करेंगे। और इसमें आयरन कैटालिस्ट के तौर पे यूज करते हैं और मोलिब्डेनम कैटालिटिक प्रोमोटर के तौर पे यूज करते हैं। एंड लास्ट थिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स बनते हैं और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं, +1 से लेके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक बन सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पर कुछ खास एग्जांपल्स आई हैव रिटन हियर, MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, लाइक दैट। और लेफ्ट टू राइट इस सीरीज में जो लिखी गई है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने से दो प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से देखिएगा, आयनिक करेक्टर डिक्रीज करता है और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। आयनिक करेक्टर डिक्रीज क्यों किया? क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है तो मेटल आयन का साइज छोटा होता जाता है। मेटल आयन का साइज क्या होता जाता है? स्मॉल साइज। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसकी वजह से, और उसी वजह से जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर का डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन यही उठाते हैं कि विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक करेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। विद दिस जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है दैट इज ओवर। स्टूडेंट्स, बहुत जब हमारा डिडक्टेड नहीं था सिलेबस तो दो कंपाउंड इसमें से जो बहुत ही पॉपुलर थे, हमेशा हर साल पेपर में आते थे, वो दोनों के दोनों कट चुके हैं। अब इस बार उनकी प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में नहीं है। वो दो कंपाउंड कौन कौन से हैं? वन इज पोटाशियम परमैंगनेट, अनदर इज पोटाशियम डाइक्रोमेट। बोथ आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ आपका जो बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें से डिलीटेड पार्ट है। अदरवाइज ये ही सबसे मुश्किल काम था इस चैप्टर का, इसके ही रिएक्शंस। चलिए, तो विद दैट योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ओवर। देन वी विल नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को हम पढ़ेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वी विल स्टडी दैट ऑल्सो एंड वी विल कंपेयर। उसमें दो सीरीज हैं, लेंथेनाइट एंड एक्टिनॉइड। टिल देन हैव अ गुड टाइम।